न्यूज़ नेशन अगले आधे घंटे में देश और दुनिया की हर खबर होगी सीधी सपाट रफ्तार से भरी कट अंदाज में। आपको दिखाते हैं सबसे पहले किस तरह से उत्तर प्रदेश के भदोही में एक 3 मंजिला इमारत में आग लग गई और उसके बाद हड़कंप मच गया। कितना भयावह यह हादसा था, सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। घर से उठता काला धुआं और आग की उठती लपटों से इस बात का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि आग कितने भयावह है। भदोही के रिहायशी इलाके में इस 3 मंजिला इमारत में आग तेजी से फैली और देखते ही देखते पूरी इमारत को ली लिया। इस इमारत में एक फर्नीचर की दुकान भी है, जिसकी वजह से आग और ज्यादा बढ़ गई। इस घर के ऊपर एक मोबाइल टावर है, जिससे खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। आग के आसपास के मकानों को खाली करवाकर आग बुझाने में दमकल की टीम जुटी और घंटों बाद आग पर काबू पाया जा सका। सक्रिय राजनीति में आने के बाद आखिरकार प्रियंका गांधी ने अपनी चुप्पी तोड़ ही दी। CWC की मीटिंग के लिए 58 साल बाद कांग्रेस जो है गांधी और पटेल की शरण यानी गुजरात में पहुंची थी और वहां पर प्रियंका बोली, कम बोली लेकिन तीखा बोली। जो आपके सामने बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, उनसे पूछिए जो 2 करोड़ रोजगार उन्होंने आपको वचन दिया था, वो रोजगार कहाँ है? उनसे पूछिए कि जो 15 लाख आपके खाते में आने थे, वो 15 लाख कहाँ गए? जिन महिलाओं की सुरक्षा की बात करते थे, उन महिलाओं को किसने पूछा है इन 5 सालों में? पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल औपचारिक रूप से कांग्रेस में शामिल हो गए, लेकिन सवाल यही है कि आंदोलनकारी से नेता बने और कांग्रेस का दामन थामे हार्दिक पटेल को वाकई क्या पटेल समाज इतना चाहेगा कि मोदी से मोह भंग कर वो कांग्रेस का साथ दे दे? कांग्रेस पार्टी के लिए मंगलवार का दिन काफी अहम था। 58 साल बाद गुजरात की धरती पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई और इसी दौरान पाटीदार नेता हार्दिक पटेल कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस पार्टी में आज जुड़ रहा हूँ और हम सब साथ मिलकर इस देश को मजबूत बनाने के लिए, इस देश के सभी प्राथमिक मुद्दों को हल करने के लिए काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, उस विचारधारा को मजबूत करके गांव-गांव तक इस विचारधारा को ले जाने का प्रयास करेंगे। हार्दिक पटेल का कांग्रेस में शामिल होना गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि गुजरात में पाटीदार वोट बैंक का तकरीबन 18% हिस्सा रहता है। पाटीदार आंदोलन के बाद से हार्दिक इस वोट बैंक में काफी पैठ है। यही है कांग्रेस का प्लान। हार्दिक पटेल के एक्स फैक्टर के जरिए प्रधानमंत्री मोदी को उन्हीं के घर में चुनौती दी जाए। साबरमती के आश्रम में जाकर जहां पूरा का पूरा गांधी परिवार महात्मा गांधी की विचारधारा को एक बार फिर से कांग्रेस के खेमे में करने की कोशिश कर रहा था, तो वहीं नरेंद्र मोदी ने भी बड़े ही सधे हुए अंदाज में ब्लॉग के जरिए गांधी की विचारधारा से ही कांग्रेस पर वार किया। 79 साल पहले आज ही का वो दिन था जब बापू ने ऐतिहासिक दांडी मार्च की शुरुआत की। हालांकि दांडी मार्च अंग्रेजों के अन्यायपूर्ण नमक कानून का विरोध करने के मकसद से निकाला गया था। दरअसल इसके पीछे महान नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कांग्रेस ने हमेशा वंशवादी संस्कृति को बढ़ावा दिया। लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी कभी कोई आस्था नहीं रही है। गांधी जी कांग्रेस कल्चर को अच्छी तरह समझ चुके थे, इसलिए वो चाहते थे कि कांग्रेस को भंग कर दिया जाए, खासकर 1947 के बाद। चुनाव नजदीक है, ऐसे में नेताओं का आना जाना एक दल से दूसरे दल में लगा रहता है और बीजेपी तो सेंधमारी में अव्वल नंबर पर है। ऐसे में बीजेपी में कई बड़े नेता जो हैं दूसरी पार्टियों से शामिल हो रहे हैं, लेकिन घर के भीतर ही नाराजगी के स्वर जो हैं कुछ ऐसे फूट रहे हैं कि साक्षी महाराज तो धमकी दे रहे हैं, टिकट नहीं मिला तो नतीजे अच्छे नहीं होंगे। यदि मेरे संबंध में पार्टी कोई अन्य निर्णय लेती है तो इससे मेरे प्रदेश और देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं के आहत होने की पूरी संभावना है, जिसका परिणाम सुखद नहीं होगा। यह था उस खत का मजमून जो उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे को भेजा। इस खत की वजह वो अटकलें हो सकती हैं जो यूपी में बीजेपी को लेकर लगाई जा रही हैं। इन अटकलों के मुताबिक यूपी में पार्टी कुछ मौजूदा सांसदों की टिकट काट सकती है। कुछ जगह तो 25 सांसदों की टिकट कटने का आंकड़ा भी जताया जा रहा है। शायद इन्हीं अटकलों का डर है, जिसके चलते साक्षी महाराज ने समीकरण भरा पैगाम हाईकमान को भेजा है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि वो टीएमसी के किले में सेंधमारी कर सके, लेकिन दिक्कत आ रही है बड़े चेहरों की, और बड़े चेहरों की भरपाई किस तरह से की जा रही है? टीएमसी के एक और बड़े नेता आज बीजेपी में शामिल हुए, वहीं लेफ्ट के एक विधायक को भी बीजेपी ने अपने खेमे में करने में कामयाबी हासिल की। कोलकाता में दीदी लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर रही थी, तो दिल्ली में तृणमूल सांसद अनुपम हाजरा ने दीदी को अलविदा कह दिया। बीजेपी नेताओं की मौजूदगी में अनुपम हाजरा ने पार्टी की सदस्यता ली। उस एरिया का लोकल एज भी था, तो मुझे पता था कि उस एरिया में नीड क्या क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम है। लेकिन मुझे दबाव दिया गया कि पार्टी जो चाहेगी वही काम करो।
अनुपम हाजरा के साथ ही कांग्रेस विधायक दुलाल चंद्र बागची और सीपीएम के विधायक खोकन मुरुम ने भी बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। बीजेपी भले ही टीएमसी में सेंध लगाने में कामयाब हो रही हो, लेकिन न्यूज नेशन के ओपिनियन पोल में अनुमान बताते हैं कि बीजेपी को पश्चिम बंगाल में उम्मीद मुताबिक बढ़त नहीं मिलेगी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पास चेहरे नहीं है, वहां पर दूसरी पार्टियों के नेताओं को अपने पक्ष में लाना बीजेपी की मजबूरी है। लेकिन महाराष्ट्र में जहां से शिवसेना का भी साथ है, खुद भी मजबूत है, वहां भी बीजेपी सेंधमारी कर रही है। और आज कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष के बेटे सुजॉय विखे जो हैं बीजेपी में शामिल हो गए। ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में सुजय विखे ने बीजेपी का दामन थामकर राज्य में कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया। बताया जा रहा है कि सुजय विखे के इस कदम की वजह अहमदनगर सीट है। सुजय अहमदनगर से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस एनसीपी गठजोड़ के बाद समीकरण बदल गया। सीट एनसीपी के खाते में गई और सुजय विखे ने अलग होने का फैसला किया। हालांकि अहमदनगर सीट इस वक्त भी बीजेपी के ही पास है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बीजेपी सुजय विखे को अहमदनगर से लोकसभा का टिकट देगी? महागठबंधन में क्या बनने से पहले ही फूट पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जीतन राम मांझी ने साफ कर दिया है कि दीदी जो हैं वो अगली मीटिंग में शामिल नहीं होंगी। बिहार में एनडीए को टक्कर देने के लिए महागठबंधन का जो सपना देखा जा रहा था, उस पर आज जीतन राम मांझी सवाल उठाते नजर आए। न्यूज नेशन से खास बातचीत में मांझी ने कहा, सीट बंटवारे में नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन इतनी बात तो हम शुरू से कह रहे हैं कि भाई सम्मानजनक सीट मिलना चाहिए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर को। कांग्रेस से भी ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि समीकरण नहीं बैठे तो यूपी की तरह बिहार में भी पार्टी अकेले ही चुनावी समर में उतरेगी। वहीं ममता बनर्जी ने भी साफ कर दिया कि वो महागठबंधन की अगली मीटिंग का हिस्सा नहीं होंगी। यह इशारे शायद बीजेपी खेमे में थोड़ी राहत पहुंचाएंगे। और अब बात करते हैं उन 1.25 लाख मतदाताओं की जिन्होंने 2014 में तो अपने मताधिकार का प्रयोग किया था, लेकिन 2019 में क्या वो वोट देंगे या नहीं, ये मामला अधर में लटका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा है कि असम के उन 1,25,000 मतदाताओं का क्या, जिनका नाम एनआरसी की सूची में नहीं है, क्या वो बतौर असम और भारत के नागरिक 2019 के चुनाव में हिस्सा लेंगे? 1,25,323 यह असम के उन मतदाताओं की अनुमानित संख्या जिन्हें शायद इस लोकसभा चुनाव में वोट डालने का मौका न मिले, क्योंकि एनआरसी में इतने मतदाताओं के नाम नहीं है। इससे जुड़े एक सवाल को आज सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के सामने भी रखा। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जो लोग अभी वोटर लिस्ट में शामिल हैं, लेकिन मतदाता सूची में उनका नाम नहीं है, चुनाव आयोग उनका क्या करेगा? इस बाबत चुनाव आयोग 28 मार्च को अपना जवाब दे। दरअसल कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी जिसमें कहा गया था कि एनआरसी के बाद हजारों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं, और इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। और बात करते हैं मसूद अजहर जी को जी कहना किस कदर राहुल गांधी के लिए भारी पड़ गया। उसका नतीजा ये हुआ कि बयान तो उन्होंने बीती शाम दिया था, लेकिन दिन भर नेता लगातार उन्हें इस बयान पर घेरते नजर आए। तो एयरक्राफ्ट में मसूद अजहर जी के साथ बैठकर, जो आज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, कांदाहार में हवाले करके आ गए थे। राहुल गांधी सरकार पर निशाना साध रहे थे, लेकिन उनके भाषण के एक शब्द ने बीजेपी नेताओं को बोलने का मौका दे दिया। आतंकी मसूद अजहर को जी बोलने पर राहुल गांधी पर विरोधियों ने जमकर हल्ला बोला। मसूद अजहर पर यूएन में उनको टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाए, इसके लिए भारत पूरी दुनिया को एक कर रहा है और दुनिया एक खड़ी हो गई है, तो राहुल गांधी उनको मसूद अजहर जी कह रहे हैं। हमें अच्छा लगता है कि वो माफी मांग लेते, सॉरी कर देते, क्लैरिफाई कर देते। रविशंकर प्रसाद जब उनको सम्मान के साथ बोलते हैं तब आप चुप क्यों रहते हैं? उनसे क्यों प्रश्न नहीं करते? भाजपा के लोगों से प्रश्न क्यों नहीं करते? कांग्रेस इस मामले में सफाई दे रही है कि राहुल गांधी के ये शब्द तंज थे, लेकिन अब इस मामले पर सियासत काफी गर्मा गई है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान जो है डरा सहमा हुआ था और उसके बाद शांति का राग अलापने लगा था, लेकिन पाकिस्तान की मंशा पर सवाल उस वक्त खड़े हो गए जब एलओसी के पास उसने F-16 विमानों की तैनाती कर दी और लगातार भारतीय सीमा में पाक ड्रोन जो हैं वो देखे गए और उन्हें मार गिराया। पाकिस्तान लगातार उकसावे भरी कार्रवाई कर रहा है। भारत की सीमा पर पाक ने F-16 फाइटर जेट को तैनात किया। F-16 की पूरी स्क्वाड्रन को पाक ने एलओसी पर तैनात किया है। रावलपिंडी में 10 कोर के मुख्यालय से टीम को एलओसी पर भेजा। सियालकोट की स्पेशल फोर्स ब्रिगेड को भी बॉर्डर पर भेजा। जॉर्डन से मिले जेट को पाक ने नॉर्दर्न एरिया में तैनात किया है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान लगातार सीजफायर उल्लंघन कर रहा है और आम लोगों को निशाना बना रहा है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद अब तक पाकिस्तान 26 मौकों पर युद्ध विराम का उल्लंघन कर चुका है।
शांति की बात करना, फिर F-16 की LOC पर तैनाती करना, अफगानिस्तान से अपनी सेना को भारतीय सरहद की तरफ मोड़ना, हथियारों को भारतीय सरहद की तरफ लाना और साथ ही साथ ड्रोन से भारत की सीमा पर निगरानी रखने की कोशिश करना। ये हरकतें पाकिस्तान की लगातार जारी है, जो भारत को उकसाने का काम कर रही हैं। आज भी राजस्थान में 3 जगहों पर पाकिस्तानी ड्रोन जो है वो पकड़े गए, जिनमें जवाबी फायरिंग की भारतीय सेना की ओर से। फतोही, रोडीवाला और हिंदू मालकोट, यह है सीमावर्ती श्री गंगानगर के वो इलाके जहां पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए। मार्च के महीने में राजस्थान के कुछ सेक्टर्स में लगातार पाकिस्तानी ड्रोन नजर आए हैं और यही नापाक कोशिश मंगलवार को भी सामने आई। बताए गए 3 इलाकों में हिंदू मलकोट की वही जगह है जहां पाकिस्तान का एक ड्रोन मार गिराया गया था। ये ड्रोन भारतीय सीमा में जासूसी करने के मकसद से घुसा था, लेकिन सुरक्षा बलों ने फायरिंग कर इसे गिरा दिया। उसको लगता है अगर कहीं उसको सफलता मिल सकती है तो राजस्थान में या गुजरात सेक्टर में, जहाँ डेजर्ट है, ऑब्स्टिकल्स कम है और उसके पास उसकी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियाँ इसी इलाके में कुछ कर सकती हैं। लेकिन उसकी भूल होगी अगर किसी प्रकार से गलती से हिंदुस्तान की तरफ हमला करने की कोशिश की तो बहुत बुरी मार खाएगा। पंजाब और राजस्थान बॉर्डर पर ऐसी करतूतें करने का एक ही मकसद हो सकता है, कश्मीर में LOC पर भारतीय दबाव को कम करना। और पाकिस्तान की पोल उस वक्त खुल गई जब UNHRC में POK के एक प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि किस तरह भारत के खिलाफ पाकिस्तान की धरती से रची जाती है साजिशें। कश्मीर में अब फिदायीन हमले करो, यह है पाकिस्तानी फौज की नई साजिश, जिसे बेनकाब किया है POK के बाशिंदों ने। मंच था यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन का, जहां POK के वरिष्ठ नेता सरदार शौकत अली कश्मीरी ने पाकिस्तान को बेपर्दा कर दिया। ये जो टेररिज्म पाकिस्तान से जो है जिसको बढ़ावा मिल रहा है और हम 47 साल से देख रहे हैं, पाकिस्तान के जनरल मैन टाइम पे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि कश्मीरियों को क्या करना चाहिए। जनरल अमजद शोएब का यहाँ जिक्र भी हुआ है कि अब कश्मीरियों को ये लाइट वेपन स्तर करके तो सुसाइड के हथियार को इस्तेमाल करना चाहिए। इस मीटिंग में POK के एक्टिविस्ट के साथ सिंध और खैबर पख्तूनवा के सामाजिक कार्यकर्ता भी पहुंचे और इन इलाकों में पाक आर्मी की दरिंदगी को बयां किया। जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान की कूटनीतिक घेराबंदी की है, उससे पाकिस्तान के सताए ऐसे समुदाय को भी बल मिला है। और टेरर फंडिंग के मामले में जहूर अहमद बटाली की 1 करोड़ की संपत्ति को आज ED ने जब्त कर लिया। ये 2 तस्वीरें आपको कश्मीर में टेरर फंडिंग पर ED की सख्त कार्रवाई से रूबरू करा देंगी। तस्वीरों में आपको जो शख्स दिख रहा है उसका नाम है जहूर अहमद बटाली, जिसने बिजनेस की आड़ में आतंकी संगठनों को पैसा दिया। और दूसरी तस्वीर है गुरुग्राम में बटाली की संपत्ति की, जिसे जब्त कर दिया गया है। टेरर फंडिंग की रकम का इस्तेमाल जहूर बटाली कश्मीर में पत्थरबाजी करवाने और देश विरोधी गतिविधियों के लिए करता था। इस पैसे से उसने संपत्तियां भी खरीदी थी। दरअसल ये संपत्तियां लश्कर सरगना हाफिज सईद और हिजबुल सरगना सैयद सलाउद्दीन की बेनामी संपत्तियां हैं। बटाली के ऊपर लश्कर तौयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के पाकिस्तानी नेटवर्क से पैसा लेकर घाटी में आतंकियों तक पहुंचाने का इल्जाम है। लंदन और दुबई में भी बटाली की संपत्तियां हैं और शक है कि दुबई में ही हवाला के जरिए बटाली टेरर फंडिंग को अंजाम देता था। सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि राम मंदिर का मुद्दा बहुत ही संवेदनशील है, तो ऐसे में ये मुद्दा जो है आपसी मध्यस्थता के जरिए, सुलह के जरिए जो है सुलझा लिया जाए। मध्यस्थ भी नियुक्त कर दिए गए हैं, लेकिन मीटिंग होती इन मध्यस्थों के बीच में, पक्षकारों के बीच में। मुस्लिम पक्षकारों ने उससे पहले एक मीटिंग बुलाई और श्री रविशंकर के नाम पर एक बार फिर से विरोध दर्ज कराया। मध्यस्थता पैनल में मौजूद 3 लोगों में से एक श्री रविशंकर का कुछ साधु संतों ने विरोध किया, तो अब बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी भी इस विरोध में सुर मिलाने लगे हैं। लेकिन हमारे यहाँ अयोध्या के लोग रविशंकर जी का लोग विरोध कर रहे थे, इसे सवाल उठाया हमने कि हमारे अयोध्या के लोग जो है रविशंकर का विरोध कर रहे हैं। जब अयोध्या के लोग जो है उनसे नहीं बात करेंगे तो हम क्या करेंगे। मुस्लिम पक्षकारों की मीटिंग बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने बुलाई थी। बैठक में यह भी तय किया गया कि अयोध्या में पैनल के सामने अपना पक्ष किस तरह रखा जाएगा। नीरव मोदी आराम से लंदन में ऐश कर रहा है और उसके वीडियो आ रहे हैं, लेकिन इस बीच कम से कम हमारी एजेंसियां जो हैं वो कागजी कार्रवाई पूरी करके रख रही हैं, भले उस तक पहुंच पाए या ना पहुंच पाए। भगोड़े नीरव मोदी के खिलाफ आज दूसरी चार्जशीट दाखिल कर दी गई। चार्जशीट दायर करने के साथ ही ईडी ने यह दावा किया है कि नीरव मोदी के खिलाफ और सबूत जुटा लिए गए हैं। ताजा चार्जशीट में नीरव की पत्नी को भी आरोपी बनाया गया है। नीरव मोदी के खिलाफ चार्जशीट में दावा किया गया है कि 934 करोड़ रुपए अपने निजी खातों में उसने जमा कराए थे, 560 करोड़ रुपए खुद के अकाउंट में जमा कराए, 200 करोड़ रुपए पत्नी के अकाउंट में जमा कराए, 174 करोड़ रुपए पिता दीपक मोदी के अकाउंट में। दुबई, यूएई और सिंगापुर में नीरव के बैंक अकाउंट के डिटेल्स भी सामने आए हैं। 2 दिन पहले अंग्रेजी अखबार टेलीग्राफ ने नीरव मोदी का एक वीडियो जारी कर ये खबर दी थी कि नीरव मोदी लंदन के वेस्ट एंड इलाके में रहता है। उसके प्रत्यर्पण की कोशिशें तेज कर दी गई हैं और इस सिलसिले में यूके के गृह सचिव से भी बात हो गई है।
आपको बता दें कि पीएनबी घोटाले में ईडी 13,700 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। मई 2018 में पहली चार्जशीट दाखिल की गई थी, जिसके बाद से नीरव पर एक्शन जारी है, लेकिन नीरव अभी भी कानून की गिरफ्त से बाहर है। और जुर्म की दुनिया की हर बड़ी खबर फटाफट अंदाज में देखिए क्राइम कट टुकड़। दिल्ली के अक्षरधाम में चलती कार में आग लगने से महिला और 2 बच्चियों की जान जाने के बाद इस हादसे में जिंदा बचे महिला के पति पर ससुराल पक्ष ने सुनियोजित तरीके से हत्या करने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस इस मामले में एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। एक तरफ जहां योगी सरकार प्रदेश में गुंडाराज खत्म करने के दावे कर रही है, तो वहीं उन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ता सरेआम गुंडागर्दी करते फिर रहे हैं। मामला प्रतापगढ़ का है, जहां मामूली सी बात पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक शख्स को सरेआम पीटा। मध्य प्रदेश के सागर में एक सिरफिरे ने एक युवती के चेहरे पर चाकुओं से वार कर दिया। जख्मी हालत में इसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला एक तरफा प्यार का बताया जा रहा है। आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। महाराष्ट्र के ठाणे में सीमेंट ब्लॉक की चोरी के लिए 5 लोगों ने एक ट्रक ड्राइवर की हत्या कर दी। पुलिस ने शक के आधार पर 5 लोगों को पकड़ा, जिसके बाद सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल लिया। मार्च का दूसरा हफ्ता जो है वो खत्म होने को आ रहा है, लेकिन बावजूद उसके आपको बता दें कि किस तरह से ठंड जो है अभी भी लुका छिपी का खेल खेल रही है। जम्मू कश्मीर के उत्तरी इलाकों में जो ऊंचे इलाके हैं वहां पर बर्फबारी हो रही है। मैदानी इलाकों में जो है जमकर पानी बरस रहा है। तस्वीरें जम्मू के डोडा की हैं, जहां पहाड़ियां एक बार फिर बर्फ की सफेद चादर में ढक गई हैं। आमतौर पर इन हिस्सों में मार्च आते आते बर्फ पिघलनी शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार मौसम है कि मानकर राजी नहीं है। डोडा जैसे ही तस्वीरें रामबन से भी आई, जहां पटनी टॉप बर्फ से पूरी तरह ढक गया। रामबन के कुछ इलाकों में इतनी बर्फबारी हुई कि सड़कों पर लोगों की आवाजाही मुश्किल हो गई, तो स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि बदलते मौसम ने सैलानियों को भी जम्मू से दूर नहीं जाने दिया। टूरिस्ट सीजन ढलते ढलते दोबारा शुरू हो गया है और बर्फीली फिजा को देखने के लिए पर्यटक जम्मू आ रहे हैं। और स्वाइन फ्लू की आफत जो है वो बदस्तूर जारी है। इंदौर और मध्य प्रदेश में, ग्वालियर में बात करें अगर, इन इलाकों में स्वाइन फ्लू के मामलों में इजाफा हुआ है। मध्य प्रदेश में स्वाइन फ्लू का कहर इस कदर फैल रहा है कि ग्वालियर हाई कोर्ट ने इस मामले पर नगर निगम को फटकार लगा दी है। साल 2019 में सिर्फ ग्वालियर में ही स्वाइन फ्लू से 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10 मरीज संदिग्ध बताए जा रहे हैं। लगातार स्वास्थ्य विभाग पर अब सवाल खड़े होते जा रहे हैं कि आखिरकार क्यों सख्त कदम नहीं उठाया जा रहा इस बीमारी को रोकने के लिए। मध्य प्रदेश में स्वाइन फ्लू मानो काल बन चुका है। एमपी में अब तक 357 मरीज पॉजिटिव करार दिए जा चुके हैं, जिनमें 71 लोगों की मौत हो चुकी है। और स्वाइन फ्लू का कहर जो है मध्य प्रदेश के इन 2 इलाकों तक ही सीमित नहीं है। देश भर में स्वाइन फ्लू ने कैसा हाहाकार मचाया था, आंकड़े देखिए। और अब देखते हैं दुनिया की हर बड़ी खबर वर्ल्ड कप पर। वेनेजुएला में कई दिनों से भारी संकट जारी है। यहाँ लोगों को बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं नसीब नहीं हो रही है, जिसके बाद लोग सड़कों पर उतरकर लूटपाट पे उतर आए हैं। ब्राजील में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद देश के कई राज्यों में बाढ़ से लोग परेशान हैं। ब्राजील में इस वजह से अभी तक 11 लोगों की जान जा चुकी है, तो वहीं सैकड़ों बेघर हैं। अमेरिका के नेब्रास्का में पुलिस ने बर्फ से बनी एक डमी कार का फाइन काट दिया। दरअसल पुलिस को लगा कि ये असल कार है, जिसके बाद सड़क किनारे इसे खड़ा देख पार्किंग टिकट काट दिया। और ईरान में मोहब्बत के इजहार पर जेल की हवा क्यों खानी पड़ी और क्यों हुआ प्यार का पंचनामा, ये भी देखिए। ईरान में एक लड़के और लड़की को यूं मोहब्बत का इजहार महंगा पड़ा। इस प्रपोजल का वीडियो वायरल हुआ तो मर्यादा के उल्लंघन का इल्जाम लगाया गया और पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। लड़के और लड़की को यूं जेल भेजे जाने का ईरान की सोशल मीडिया पर भी विरोध हुआ, तब कहीं जाकर पुलिस ने इन्हें जमानत पर छोड़ा। आपने देखी देश और दुनिया की हर खबर सीधी सपाट रफ्तार से भरी। कट टू कट में आज के लिए बस।